हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, लालू यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुनवाई भी शुरू हो चुकी होगी। क्या जो जज है गीतांजलि गोयल वो पहुंच चुकी है? और इससे जरूरी अहम सवाल, सीबीआई की तरफ से किन पॉइंट को आधार बनाया जाएगा इस मामले में? देखिए नेहा, जो सभी आरोपी हैं वो अदालत में पहुंच चुके हैं। तीन मुख्य आरोपी हैं इसमें, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती, क्योंकि ये तीनों बेनिफिशरीज हैं जिनको ज़मीन मिली थी और इन्होंने ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। इसके अलावा 3 रेलवे के अधिकारी हैं जिनको आरोपी बनाया गया है और उसके अलावा बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनको नौकरी मिली या फिर उनके परिवार के लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दी ताकि उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिल सके। इस पूरे मामले के अंदर यानी कि जो 16 आरोपी हैं उनमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं, संजय और धर्मेंद्र, जो कि कैंडिडेट थे और जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है, यानी कि सीधे अपने नाम जो ज़मीन थी वो नौकरी के बदले में दी थी। बाकी परिवार के लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दी थी। अदालत में इस समय कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अदालत शुरू हो चुकी है और जो प्रोसेस है, जो आज की प्रक्रिया है वो अमूमन यही रहती है कि जो सभी आरोपी हैं उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है और उसके बाद एजेंसी यानी क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है तो सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस किया जाएगा और उसके बाद जो रेगुलर बेल है यानी कि आज अंतरिम जमानत के लिए एप्लीकेशन मूव की जाएगी, क्योंकि खुद अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सम्मन किया था, नोटिस किया था सभी आरोपियों को। तो लिहाजा जो आज की जो प्रक्रिया है वो यही रहने वाली है कि सभी आरोपियों को अंतिम जमानत मिल जाएगी और उसके बाद सीबीआई को नोटिस दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद रेगुलर बेल के ऊपर सुनवाई होगी और उसके बाद सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी कि क्यों इन सभी आरोपियों को रेगुलर बेल नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद ही आगे तय होगा कि क्या इसमें कार्रवाई रहती है। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है वो यही रहने वाली है कि इन सभी आरोपियों को लगभग उम्मीद है कि अंतरिम जमानत मिल जाएगी। जी जितेंद्र, इसके बाद एक सवाल जरूर यहाँ पे बनता है और सभी के मन में भी होगा कि क्या जो आज जमानत मिलेगी वो ये माना जाए कि लालू परिवार को राहत मिला है या फिर ये माना जाए कि ये औपचारिकता है, इसके बाद भी एजेंसी लगातार अपना शिकंजा कसी रहेगी लालू परिवार पे? देखिए, अदालती जो कार्रवाई होती है उसी प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है, क्योंकि पिछले साल सीबीआई ने अपनी जांच करके अक्टूबर में 7 अक्टूबर को अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी, जिसके बाद इसी साल 27 फरवरी को अदालत ने उस चार्जशीट के ऊपर संज्ञान लिया था। पीसी एक्ट में कानून का जो प्रावधान है उसके तहत लालू प्रसाद यादव क्योंकि रेल मंत्री थे यानी कि सरकारी अधिकारी थे, इसके अलावा जो रेलवे के अधिकारी थे उनके लिए सरकार से अनुमति ली गई थी कि इनके खिलाफ चार्जशीट करने की अनुमति दी जाए। जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर दी गई थी उसके बाद जब सैंक्शन मिल गया है तो उसके बाद से संज्ञान लिया गया और ये कार्रवाई शुरू की गई। अदालती कार्रवाई का प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें आज इन सबको अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी जिसमें रेगुलर बेल के लिए सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी। राहत मिलने की जहां तक बात है तो राहत मिलना अभी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई की जो जांच है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल करने के बावजूद हमने देखा इसी महीने लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से, दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की। तेजस्वी यादव को भी इसी मामले में 3 बार सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर के अंदर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनकी जो दूसरी बेटी है हेमा यादव, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, यानी कि उसके खिलाफ जांच अभी भी चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाए। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है, जो कि परिवार का हिस्सा भी हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी वो भी थे जो कि उनको कहीं ना कहीं जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो ज़मीन के बदले नौकरियां दी गई थी, तो ज़मीन जो बेचने के बाद जो हिस्सा है, जो पैसा मिला था, वो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों तक बांटा गया था। तो अगर जांच के दायरे में उनका नाम भी आता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि लालू प्रसाद यादव को इस मामले में किसी तरह की राहत मिल रही है। राहत मिलना मुश्किल है। हाँ, जांच का जो प्रक्रिया है उससे उन्हें 2-4 होते रहना पड़ेगा। अदालती प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, तो यानी कि अब अदालत में जो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसके बाद आगे जो अदालती सम्मन होंगे, अदालती कार्रवाई होगी, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बार बार आते रहना पड़ेगा या उसका हिस्सा बने ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल जितेंद्र, और इसके अलावा 2-3 पॉइंट आपने बड़े अहम तरीके से बताए। पहले कि सीबीआई ने विशेष तौर पे ये आग्रह किया है कि गवाह का नाम रिवील ना किया जाए। सीबीआई को इस चीज़ का खतरा है कि कहीं गवाह को मैनिपुलेट ना किया जाए। इसके अलावा आपने बताया कि फर्जी स्कूली सर्टिफिकेट पे ग्रुप डी में नौकरी इन लोगों को दी गई। इसके अलावा क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसपे सीबीआई इस केस को और स्ट्रेंथन कर रही है और स्ट्रांग बना रही है?
देखिए नेहा, जो सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच की है और जो चार्जशीट दाखिल की है, उससे कुछ अहम बातें हैं जिससे पता लगता है कि किस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, किस तरह से ये साजिश रची गई जिसमें ज़मीन के बदले नौकरियां दी गई। सेंट्रल जोन है जो रेलवे का, जो मुंबई में जहां पर ऑफिस है, उनकी उस दौरान जो उनकी सौम्या जो है जनरल मैनेजर थी, उन्होंने ये साजिश रची थी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के, और जो एप्लीकेंट थे यानी कि जिनको नौकरियां चाहिए थी ज़मीन के बदले में, उन्होंने अपनी जब एप्लीकेशन दी थी उसमें कहीं पर भी नाम पता नहीं लिखा गया था। सिर्फ रेलवे के जो जनरल मैनेजर है ये नाम लिख करके चिट्ठी भेज दी गई थी और उसके बदले में नौकरियां मिल गई थी। कई जगह ऐसा देखा गया कि कुछ कैंडिडेट जिनको नौकरियां मिल गई है उनकी एप्लीकेशन सुपर फास्ट तरीके से प्रोसेस की गई, यानी कि सेम डे में एप्लीकेशन पहुंचती है जो कि बाय हैंड पहुंचती है, जिसमें पूरा पता भी नहीं लिखा हुआ है, और सेम डे ही वो प्रोसेस होकर के नौकरियां मिल जाती है। सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी पाया कि सब्स्टिट्यूट यानी कि तुरंत उनकी जरूरत है इस तौर पर ये नौकरियां रखी गई, यानी कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको नौकरियों पर रखा गया, यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे में उनकी जरूरत है। नौकरियां दे दी गई, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग काफी दिनों बाद हुई, यानी कि रेलवे ने कई बार रिमाइंडर भेजा कि आप नौकरी पर आकर के उसे ज्वाइन कर ले। इससे पता लगता है कि कहीं पर भी रेलवे को तुरंत नौकरी की जरूरत नहीं थी, प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाना जरूरी था, लेकिन जिस तरह से नौकरियां रखी गई वहां पर जरूरत भी नहीं थी, और जिस सुपरफास्ट तरीके से नौकरियां दी गई, कैंडिडेट को इतनी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नौकरियां दी गई उससे पता लगता है कि साजिश रची गई। इसके अलावा जो जमीन जो नाम की गई थी राबड़ी देवी के और मीसा भारती के, वो उनकी जो जमीनें थी, उनके अगल बगल की जो जमीनें थी उनको अपने नाम करवाया गया, जो कि काफी कम दामों पर थे, यानी कि जो उनके आसपास की जमीन का जो हिस्सा था जो दूसरों के नाम पर थे उनको काफी कम दामों पर लिया गया, यानी कि एक तरह से साजिश रची गई कि जो जमीन का जो अपना हिस्सा है उसको किस तरह से बढ़ाते गए, कब्जाते चले गए। मसलन पटना में राबड़ी देवी की जो जमीन थी उसके आसपास की जो जमीनें थी उसको राबड़ी देवी ने काफी कम दामों पर अपने नाम करवाया, और उसके बदले में जो परिवार के जो लोग थे उनको नौकरियां दी गई। ठीक इसी तरह मीसा भारती के जो ससुराल के जो लोग थे, यानी कि उनके ससुर और उनके जो पति हैं शैलेश, उनकी जो जमीन थी उसके बगल की जो जमीनें थी उसको नौकरी के बदले में जमीन ली गई, वो भी काफी कम दामों पर। इसके अलावा ये भी पाया गया कि एक व्यक्ति है राम आशीष, जिसका 2 कमरे के अंदर सिर्फ पेपर के अंदर स्कूल चल रहा है, लेकिन वही इन सब कैंडिडेट के स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जारी कर रहा है, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी वो 8वीं पास थी। अब उसी में देखा गया कि धर्मेंद्र नाम का एक कैंडिडेट है जिसे अपना नाम तक ठीक से लिखना नहीं आता है, लेकिन उसके पेपर पर अंग्रेजी में दस्तखत किए गए थे। तो इससे पता लगता है कि जो रेलवे के अधिकारी थे उन्होंने ही उसका फॉर्म भर दिया था, जबकि उस व्यक्ति को अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता है। अपने नाम के अलावा वो और कुछ लिख नहीं सकता है, यानी कि वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन उसने अंग्रेजी में दस्तखत किए हैं और उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भरा गया, यानी कि रेलवे के अधिकारियों ने ही उसका फॉर्म भरा और उसके बाद उसे नौकरी पर रख दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टेंस भी देखे गए जब मेडिकल जो होना होता है कैंडिडेट का, यानी कि जिस भर्ती के लिए रखा जा रहा है, ग्रुप डे की भर्ती के लिए रखा जा रहा है, तो उसका जो मेडिकल जो होना था उसको वो पास नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है मेडिकल की उसको भी वो पास नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद उस व्यक्ति को जो लोअर कैटेगरी है, यानी कि उससे निचले जो पायदान पर है वहाँ पर नौकरी दे दी जाती है, यानी कि वहाँ पर मेडिकल की उस तरह की कंडीशंस नहीं रखी गई है, तो उसको दूसरी जगह पर नौकरी पर रख दिया जाता है। सेंट्रल जोन में क्योंकि चिट्ठियाँ भेजी गई थी, तो इसलिए ज़्यादातर की जो भर्तियाँ हैं वो पुणे जोन में रखी गई या फिर नागपुर जोन में रखी गई, और उसके बाद उनको जैसे ही पक्का हो जाता है तो उनको बिहार के जो आसपास का जो एरिया है, यानी कि जो उनके घर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया है, यानी जो धांधलियाँ जो पाई गई थी जांच के दौरान, इन सबको सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट के तौर पर रखा है। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से जमीन के बदले में इन कैंडिडेट को नौकरियां दी गई। और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर